हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 23 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 24 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 23 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। ये देखिए, ये सिलेबस है और दोस्तों कुल 6 भागों के माध्यम से ये 150 प्रश्न है वो आज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला भाग आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताइए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का कितना क्षेत्रफल आता है? तो दोस्तों ये आता है 23%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो दोस्तों 61.11% आता है। 6.89% है ये दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती का पठार आता है और 9% है ये दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है इसमें। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में दोस्तों ये 23% आता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पहला कथन देखिए, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने का कार्य करती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से अरावली है वो रोकती है, सत्य कथन है ये। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा, अरावली राजस्थान में वर्षा के वितरण को प्रभावित नहीं करती। वर्षा के वितरण को दोस्तों प्रभावित करती है अरावली। तो अपना दूसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा इसके समानांतर होकर निकल जाती है। ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों राजस्थान में वर्षा है वो कम होती है। और देखिए, राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो दोस्तों अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, सभी नदियों का नहीं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य कथन है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए व सी। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है? राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो दोस्तों कहां से होती है? तो दोस्तों ये भूमध्य सागर से होती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर ये चक्रवातों से होती है ये। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए, कुचामन, कावोद, सांबर। कुचामन, कावोद, सांबर ये तीनों दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन यहाँ पर कोलायत है ये मीठे पानी की झील है और ये बीकानेर में पड़ती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए बेडच है, चंबल है, बनास है। इन तीनों नदियों का जो जल है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाता है, लेकिन यहाँ पर सुकड़ी नदी का जल है वो दोस्तों अरब सागरीय शाखा प्रणाली के अंतर्गत जाता है, यानी कि ये लूनी नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माही बजाज सागर बांध, डूंगरपुर,
दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध है वो कहाँ पर है, तो ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। हेमावास बांध कहाँ है, तो दोस्तों ये पाली में है, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। बालसमुंद झील है वो दोस्तों जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जंगल की ज्वाला है वो डाक या पलाश को है वो कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाक या पलाश। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है तो दूसरी तरफ जिला या स्थान है। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिला या स्थान है। तो यहाँ पर देखिए उम्मेदगंज जो संरक्षित क्षेत्र है वो दोस्तों उदयपुर दे रखा है यहाँ पे, जो कि इसमें गलत है। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो दोस्तों कहाँ पर है, कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में। और बंसियाल संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र पाली में है, ये भी बिल्कुल सही है। रोटू संरक्षित क्षेत्र है वो दोस्तों नागौर में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती है, तो ये कहां पर पाई जाती है, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कृषि से संबंधित शब्द लावणी से अभिप्राय है। बताइए लावणी से अभिप्राय क्या है। लावणी किसको बोलते हैं, तो दोस्तों फसल के पकने के बाद की जाने वाली जो कटाई है उसको दोस्तों लावणी कहते हैं, यानी कि फसल कटाई से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर में। कितनी रही, तो दोस्तों 32.5% रही। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कु का संबंध निम्नलिखित में से, कु का संबंध निम्नलिखित में से है, तो दोस्तों कु किसको कहते हैं, तो ये भील जनजाति के घर से संबंधित है दोस्तों ये कु। तो यहाँ पर इसमें यानी कि भील जनजाति के घर को दोस्तों कु या टापरा है वो कहा जाता है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन किस जिले में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पर होता है, अजमेर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ खनिज है तो दूसरी तरफ खान है। एक तरफ खनिज है तो दूसरी तरफ है खान है। तो यहाँ पर देखिए पन्ना खनिज, पन्ना खनिज की जो खान है वो दोस्तों पलाना यहाँ पर दे रखी है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा पलाना में तो दोस्तों लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। और पन्ना का जो उत्पादन है वो है दोस्तों काला गुमान, गोगुंदा, राजगढ़, गुडास, बुवानी, यहाँ पर दोस्तों पन्ने का उत्पादन है वो होता है, यहाँ पर पलाना के अंदर नहीं होता। गुलाबी संगमरमर है ये दोस्तों बाबरमल, बिल्कुल सही बात है। तांबड़ा है ये जनकपुरा से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम है ये कुराडिया से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ पर अवस्थित है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहां पर अवस्थित है, तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जामरकोटड़ा उदयपुर। जामरकोटड़ा उदयपुर, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जामरकोटड़ा उदयपुर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं कहां से, तो ये बैराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये बैराट सभ्यता है ये कोटपुतली बेरोड में, यानी कि कोटपुतली बेरोड जिले में बाणगंगा नदी के किनारे ये अवस्थित है।
आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही तिथि क्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध है वो हुआ था। बटनेर का जो युद्ध है ये दोस्तों 1398 में हुआ था, तैमूर लंग के समय हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। और गिरी सुमेल का युद्ध है ये दोस्तों जनवरी 1544 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का। और बयाना का युद्ध है ये दोस्तों 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 को दोस्तों ये बयाना का युद्ध है वो हुआ था। अब यहाँ पे सही तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सबसे पहले बयाना, फिर उसके बाद में खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 को हुआ था, तो यहाँ पे 4-1 नहीं, सबसे पहले तो इसमें आएगा 2, 1398 ईस्वी, तो यहाँ पे 2-4-1-3, 2-4-1-3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक रावल जेत्र सिंह ने नई दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था। बताइए मेवाड़ के शासक रावल जेत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को कब पराजित किया था, कौन से युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों एक युद्ध हुआ था 1227 में जिसको भूताला का युद्ध कहा जाता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भूताला के युद्ध में हराया था दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया। किस कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने, तो ये बनाया था दोस्तों कोकिल देव ने। किसने, कोकिल देव ने, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया था। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था। किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के संदर्भ में कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के संदर्भ में कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। बताइए तो कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। एक तरफ क्षत्रिय है तो दूसरी तरफ स्थान है, एक तरफ क्षत्रिय है तो दूसरी तरफ स्थान है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारबाग की क्षत्रियां, सारबाग की जो क्षत्रिय है वो दोस्तों यहाँ पे उदयपुर दे रखा है जो कि इसमें गलत है। सारबाग की क्षत्रिय दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कोटा में है, ठीक है। हाड़ा शासकों की क्षत्रिय है दोस्तों यहाँ पे। बड़ा बाग की क्षत्रिय जैसलमेर में है, राव कल्याणमल की क्षत्रिय बीकानेर में है और 84 खंभों की क्षत्रिय है वो बूंदी में है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में मेला है और सूची सेकंड में संबंधित तिथि है। सूची फर्स्ट में मेला है और सूची सेकंड में संबंधित तिथि है। अपने को दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। चौथ माता का मेला दोस्तों कहाँ बढ़ता है, तो सॉरी चौथ माता का मेला तो आप सभी को पता होगा सवाई माधोपुर में बढ़ता है। यहाँ पर जो चौथ माता का मेला है कब बढ़ता है, तिथियां दे रखी है। तो ये माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को ये मेला है वो बढ़ता है। रामदेव जी का मेला दोस्तों कब बढ़ता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला बढ़ता है। वीर फत्ता जी का मेला है ये कहाँ बढ़ता है, तो दोस्तों ये सॉरी
कब बढ़ता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को ये मेला बढ़ता है। और बाणगंगा का मेला है ये दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4, 3-1-2-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3-1-2-4। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है वो कौन है? तो वो थे दोस्तों लच्छीराम। कौन थे? लच्छीराम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लच्छीराम थे। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बमरसिया निम्न में से किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बमरसिया दोस्तों निम्न में से किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, दोस्तों बताइए। तो ये आप सभी को पता होगा कि भरतपुर और अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर दोस्तों ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है बम नृत्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवात क्षेत्र। ये मेवात क्षेत्र में आते हैं अलवर और भरतपुर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी से क्या तात्पर्य है? ओलंदी से क्या तात्पर्य है? तो ओलंदी से तात्पर्य है नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री है। नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री है वो ओलंदी है, ओलंदी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोहम्मद अली कोठी वाले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोहम्मद अली कोठी वाले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर घराना से संबंधित है। जयपुर घराना से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर घराना। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, संत हरिराम दास जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत हरिराम दास जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो ये थे दोस्तों सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सिंहथल शाखा के ये प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए थे? मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे दोस्तों वीर कल्ला जी, जिनको 4 हाथों वाले देवताओं के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इसका संबंध दोस्तों जैसलमेर जिले से है। सागरमल गोपा का संबंध आप सभी को पता है कि दोस्तों इन पर तेल छिड़क कर इनको इनके आग लगा दी गई थी, जीवित जला दिया गया था जैसलमेर की जेलों में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दामनी से क्या तात्पर्य है? दामनी, दामनी क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की ओढ़नी है ये दामनी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रकार की ओढ़नी है। 32 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो दोस्तों ये कौन सी कला से है? तो ये ब्लू पोट्री से है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्लू पोट्री से है इसका संबंध कृपाल सिंह शेखावत का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया? बताइए दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया? तो कौन से युद्ध में? तो दोस्तों वो युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा नामक स्थान पर ही हुआ था वो। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिथोड़ा। नेक्स्ट आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों संप सभा की स्थापना है वो की थी गोविंद गिरी ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोविंद गिरी ने। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मंदिर मस्जिद दरगाह समाधि चारण कवि, मंदिर मस्जिद दरगाह समाधि चारण कवि तथा ब्राह्मणों को दी जाने वाली जागीर कहलाती थी। मंदिर मस्जिद दरगाह समाधि चारण कवि तथा ब्राह्मणों को दी जाने वाली जागीर कहलाती थी, तो वो क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी दोस्तों शासन जागीर, उसको बोलते थे शासन जागीर बोलते थे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सत्य कथन है वो दोस्तों कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे, ये बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सत्य है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है, तो दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है, तो ये गलत कथन हो जाएगा। किसने कहा था? तो दोस्तों ऐसा एलपी टैक्सीटोरी ने कहा था इन्हें डिंगल का होरेस। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। कौन थे? तो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। और देखिए कवि राजा श्यामल दास ने इनके ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी रो को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा, तो ये गलत हो जाएगा। ये श्यामल दास ने नहीं कहा, तो दोस्तों ये दुर्सा आडा ने कहा था। ये दुर्सा आडा ने इनके ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल एक। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? भीलों की बोली की संज्ञा दी, तो किसको दी? तो दोस्तों ये दी थी वागड़ी को। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और ये वागड़ी बोली है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। 39 नंबर का प्रश्न है, अलख स्तुति प्रकाश निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अलख स्तुति प्रकाश निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी की दोस्तों ये रचना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लालगिरी जी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लालगिरी जी। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा युग्म इसमें असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम्मीर रासो ग्रंथ है वो दोस्तों सारंगधर ने लिखा था, बिल्कुल सही है। कुमार रासो ग्रंथ है ये दलपत विजय ने लिखा था, ये भी बिल्कुल सही है। शत्रुसाल रासो की रचना है वो जान कवि, शत्रुसाल रासो की रचना है वो दोस्तों जान कवि ने नहीं, ये कवि डूंगर सिंह ने की थी दोस्तों, कवि डूंगर सिंह ने की थी, डूंगर सिंह, ठीक है। कवि डूंगर सिंह ने दोस्तों शत्रुसाल रासो की रचना की थी। और सगत रासो की रचना है वो गिरधर आसिया ने की थी, बिल्कुल सही है। तो असुमेलित कौन सा है? सी नंबर का, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अपन ने भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न पढ़े हैं, भाग 2 के अंदर दोस्तों अपन 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 41 से 65 तक। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है तो दूसरी तरफ शुभंकर है, एक तरफ जिला है तो दूसरी तरफ शुभंकर है। यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़, दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले का जो शुभंकर है वो कौन है? तो दोस्तों वो है चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर है वो चौसिंगा है। और टोंक जिले का शुभंकर है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है हंस है, ये हंस है, ये टोंक जिले का शुभंकर है। भीलवाड़ा का शुभंकर कौन है? तो वो है दोस्तों मोर, मोर है, ये भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। और बूंदी जिले का शुभंकर है वो दोस्तों सुरखाब है। कौन है? सुरखाब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 3 4 2 1। 42 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन सही।
43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो कौन सा युग्म असुमेलित है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, विभीषण मंदिर है वो दोस्तों कैथून कोटा में है, बिल्कुल सही बात है, कैथून कोटा में विभीषण मंदिर है। सूर्य मंदिर है वो दोस्तों आभानेरी दौसा, सूर्य मंदिर आभानेरी दौसा में नहीं है, ये झालरापाटन झालावाड़ में है। ये सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है ये। और दोस्तों जगदीश मंदिर उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। मीराबाई का मंदिर मेड़ता नागौर में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म है वो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है? बताइए वॉलीबॉल से किसका संबंध है वो नहीं है, वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए सुरेश मिश्रा, सुमेर सिंह यादव, एस.एन. शुक्ला, इन तीनों का संबंध है वो दोस्तों वॉलीबॉल खेल से है। लेकिन गगन खेड़ा है, इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित नहीं है? सफेद सीमेंट का कारखाना वो दोस्तों कहां पर स्थित नहीं है? देखिए गोटन में है सफेद सीमेंट का कारखाना, मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है, खारिया खंगार जोधपुर में है। तो यहाँ पर पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है वो दोस्तों सफेद सीमेंट का कारखाना है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बिनानी सीमेंट का कारखाना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, जनाधार कार्ड में नामांकित परिवार एवं मुखिया का जनाधार कितने अंकों का होता है? जनाधार कार्ड में नामांकित परिवार एवं मुखिया का जनाधार कितने अंकों का होता है? तो कितने अंकों का होता है? तो ये होता है दोस्तों 10 अंकों का होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 10 अंकों का होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? बताइए किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिवचरण माथुर को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 25 सदस्य होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 25 सदस्य होते हैं। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। तो दोस्तों ये मुख्य सचिव है ये कार्य करता है। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है वो सत्य है, कौन से कथन है वो सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए राज्य कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है मुख्य सचिव, बिल्कुल सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। राज्य के प्रधान के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा, राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है और 5वां इसमें गलत है। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 कथन है वो सत्य है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन जिलों में लागू है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है किन जिलों में लागू है? तो बताइए कौन से जिलों में लागू है ये मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम? तो दोस्तों ये अलवर भरतपुर में ये कार्यक्रम है वो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो इन जिलों के अंदर लागू है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मई 1998 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? मई 1998 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नए अनुच्छेद को जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ष
6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, वह है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नए अनुच्छेद को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 21A। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्कूल प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या होती है। स्कूल प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या होती है तो वो होती है दोस्तों 16। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 16। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसकी अनुशंसा किसकी अनुशंसा के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है वो बदल दिया गया है, यानी कि क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है वो कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCEM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मक वर्ग में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य RCEM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मक वर्ग में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर बताइए क्या शामिल नहीं है? तो इसमें सत्यापित है वो शामिल नहीं है दोस्तों, सत्यापित है वो शामिल नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश का उल्लेख RTE 2009 की किस धारा में वर्णित है? राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश का उल्लेख RTE 2009 की किस धारा में वर्णित है? तो दोस्तों कौन सी धारा में वर्णित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 12 में ये वर्णित है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारा 12, ठीक है, RTE में धारा 12 कर लेना इसमें, ठीक है, धारा 12 में उल्लेख है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन से शैक्षिक संभाग जून 2013 बनाए गए हैं? बताइए निम्न में से कौन से शैक्षिक संभाग जून 2013 बनाए गए हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जून 2013 के अंदर दोस्तों पाली और बीकानेर दो नए शैक्षिक संभाग है वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्तमान में कितने 9। आगे देखिए, दीक्षा का विस्तृत रूप है। दीक्षा का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों दीक्षा का विस्तृत रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अगस्त 2025 में राजस्थान के किस जिले का नाम बदलकर बरतरी नगर किया गया है? अगस्त 2025 में राजस्थान के किस जिले का नाम बदलकर बरतरी नगर किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों बरतरी नगर है वो खेरतल तिजारा का नाम बदलकर बरतरी नगर करने यानी कि किया गया है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खेरतल तिजारा। आगे देखिए, देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान सबसे अग्रणी है इस मामले में, तो यहाँ पर पहला स्थान है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किन जिलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम टावर लगाए जाने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किन जिलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम टावर लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाई सिक्योरिटी जेलों के अंदर ये हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम टावर है वो लगाए जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह का स्टेचू राजस्थान में कहां पर लगाया जाएगा? ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह का स्टेचू राजस्थान में कहां पर लगाया जाएगा? तो दोस्तों कहां पर लगाया जाएगा? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये लगाया जाएगा जयपुर में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में लगाया जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है? बताइए, राजस्थान के किस शहर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, ये किया गया है जयपुर में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में किया गया है। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, और अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अभिनव ने यह पदक 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में जीता है। अभिनव ने यह पदक 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में जीता है। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर दे रखा है जो कि इसमें गलत है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें जूडो में बबनूर 81 किलो वर्ग में ने जूडो में बबनूर ने पंजाब की खिलाड़ी को फाइनल में हरा कर स्वर्ण पदक है वो जीता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 कथन है वो क्या है? सत्य है। 1 और 3 कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 व 3। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई है? बताइए दोस्तों, विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है किसके द्वारा? तो ये की गई है दोस्तों विलियम वुंट के द्वारा की गई है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विकास सतत रूप से जीवन पर्यंत चलता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। विकास एक पक्षीय है, जबकि अभिवृद्धि बहुपक्षीय है। विकास एक पक्षीय है, जबकि अभिवृद्धि बहुपक्षीय है। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो विकास है ये बहुपक्षीय होता है, और अभिवृद्धि है वो एक पक्षीय होता है। तो ये उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत है ये। विकास में अभिवृद्धि शामिल है, बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि मापन योग्य है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को इंगित करता है, यह कथन है। संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को इंगित करता है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन है किसका? तो ये जर्शिल्ड का कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जर्शिल्ड का ये कथन है। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब पूर्व में सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचती है तो इसे कहा जाता है। जब पूर्व में सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऋणात्मक अधिगम अंतरण है वो कहा जाता है। ऋणात्मक अधिगम अंतरण है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्किनर बॉक्स में लीवर दबाना एक उदाहरण है। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाना एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है दोस्तों किसका? तो ये क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का ये उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रासंगिक या विषय आत्मबोध परीक्षण द्वारा किसका मापन होता है? प्रासंगिक विषय आत्मबोध परीक्षण द्वारा किसका मापन होता है? तो किसका मापन होता है? तो ये मापन होता है दोस्तों व्यक्तित्व का मापन होता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तित्व का मापन होता है।
नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, मानसिक तनाव या संघर्ष के उत्पन्न हो जाने पर वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना रक्षा युक्ति है। मानसिक तनाव या संघर्ष के उत्पन्न हो जाने पर वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना रक्षा युक्ति है। तो ये रक्षा युक्ति है दोस्तों प्रतिगमन की। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, थोंडाइक के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। बुद्धि का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। तो यहाँ पे भौतिक बुद्धि है, ये बुद्धि का एक प्रकार है, वो नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात प्राकृतिक प्रेरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात प्राकृतिक प्रेरक है, वो नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे काम है, मलमूत्र त्याग है, प्यास है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है वो होती है दोस्तों 140 या उससे अधिक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 4 के अंदर दोस्तों सूचना तकनीकी से संबंधित है 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 76 नंबर का प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो वो इंटरनेट को कहते हैं। किसको? इंटरनेट को। डी नंबर का ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? संगणक साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 78 नंबर का प्रश्न है, एक डिवाइस जिसे जिससे डाटा एवं चित्रों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। एक डिवाइस जिससे डाटा एवं चित्रों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं स्कैनर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्कैनर बोलते हैं। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, परम क्या है? परम क्या है? तो दोस्तों परम एक सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एलयू का विस्तृत रूप है। एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अंक गणितीय तार्किक इकाई। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार किसे बनाया गया है? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों सर बेनेगल को। सर नहीं दोस्तों, देखिए संवैधानिक कानूनी सलाहकार, कानून, हाँ ठीक है, कानूनी सलाहकार है वो दोस्तों, देखिए सर बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं बीएन राव। बीएन राव को दोस्तों कानूनी सलाहकार है वो बनाया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अवसर की स्वतंत्रता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवसर की स्वतंत्रता। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों बताइए। तो इसमें सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। सेवा क्षेत्र का अंश है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा प्लास्टिक मनी का भाग नहीं है? प्लास्टिक मनी का भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये तीनों है वो दोस्तों प्लास्टिक मनी का भाग है, लेकिन बिटकॉइन नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिटकॉइन। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी यानी कि चालीसा दल को समाप्त किया? दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी यानी कि चालीसा दल को समाप्त किया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों बलबन ने।
यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बल बनने। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन का दोस्तों वहां पर उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो प्रदान करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? वर्तमान में भारत में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो दोस्तों 12 बैंक है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बताइए। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 22। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो दिल्ली पर किस वंश का शासन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो था दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और उस समय दोस्तों मुगल बादशाह अकबर का शासन था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा मुगल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में वर्णित भाग एवं बलि थे। मौर्य काल में भाग एवं बलि राजस्व के ये स्रोत थे। राजस्व के ये स्रोत थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोरक्को देश का यात्री इब्न तुता किसके शासन काल में भारत आया? मोरक्को देश का यात्री इब्न तुता किसके शासन काल में भारत आया? तो दोस्तों किसके शासन काल में ये भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत आया था इब्न तुता। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है दोस्तों इसमें कुल स्थानों का 1/3। कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत है? गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, समुद्रगुप्त। 97 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचियों में राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचियों में राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण है? तो कौन सी अनुसूची में है? तो ये दोस्तों पहली अनुसूची में है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है वो संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, ये कोई से भी संशोधन में नहीं किया गया था ये। ठीक है, और सरदार पटेल को दोस्तों भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? तो वो होता है महाधिवक्ता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महाधिवक्ता। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत का राष्ट्रपति करता है। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में वर्णित कथन, एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है, बताइए। तो ये कथन है दोस्तों प्रोफेसर केटी शाह का, दोस्तों ये कथन है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, तो कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों समाजवादी संविधान का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर प्रश्न है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किन सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों केवल लोकसभा के सदस्यों से ही बनती है दोस्तों ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए विधि के समक्ष समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये तीनों अधिकार है, ये विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किस प्रधानमंत्री द्वारा? तो ये दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित है, वो की गई थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों रेगनर नर्क्स से संबंधित है ये। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये शुरू है, वो किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, भारत में छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। भारत में छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। दोस्तों ये भारत में छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, इसका अर्थ है, ठीक है। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से दोस्तों वो छिपी बेरोजगारी कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 110 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों ये तिथि रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है वो कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन है वो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? कौन से अधिवेशन में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये नारा दिया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सौर मंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं, समताप मंडल, ओजोन परत, ठीक है। आयन मंडल में दोस्तों पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे हैं। मध्य मंडल में दोस्तों ध्रुवीय ज्योति, ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य मंडल में उल्काओं का प्रभाव है वो देखा जाता है, ठीक है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं हैं वो दोस्तों सौर मंडल में होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही है। 114 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वनों को विश्व का दोस्तों किस प्रकार के वनों का किस प्रकार के वनों को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो दोस्तों फलोद्यान कहते हैं, तो ये भूमध्य सागरीय वन को दोस्तों विश्व का फलोद्यान है वो कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए चोरा चोरी की घटना दोस्तों ये हुई थी 1922 में। 1922 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो दोस्तों ये हुआ था 1919 में। 1919 में रोलेट जो सत्याग्रह है ये भी दोस्तों हुआ था 1919 में, 1919 में। और दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है वो दोस्तों 1917 में हुआ था। अब इसका अगर कालक्रम के अनुसार अपन जमाए तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा चंपारण, ठीक है, फिर आएगा इसमें रोलेट एक्ट, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चोरा चोरी की घटना। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 क्या आएगा 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, नहीं नहीं, हाँ 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ये 4 3 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोलड्रम कटिबंध है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है भूमध्य रेखा पर ये स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बताइए, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन है वो किसने किया था? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों वीडी सावरकर ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वीडी सावरकर ने। 118 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? कॉफी पोर्ट कहलाता है, कॉफी पोर्ट कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों, बताइए, ये कहलाता है सेंटोस, ठीक है। ये ब्राजील में एक शहर है सेंटोस, ठीक है। ये विश्व का कहवा बंदरगाह का इसको कहा जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो दोस्तों ये चुना गया था महात्मा गांधी को। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, महात्मा गांधी को। 120 नंबर का प्रश्न है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दोस्तों जो सही क्रम है वो है इसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु,
यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ है वो हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयप्रकाश नारायण। नहीं, उषा मेहता। ठीक है, कांग्रेस रेडियो प्रसारण किसने किया था? बताइए, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण है वो किसने किया था? तो ये उषा मेहता ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी है। मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी है, तो वो कड़ी कौन सी है? तो वो है दोस्तों मुख्यमंत्री। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? बताइए, किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? तो वो है दोस्तों इसमें पीएलआर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएलआर। 126 नंबर का प्रश्न है, नाफेड किससे संबंधित है? तो दोस्तों नाफेड है वो किससे संबंधित है? तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये वर्णन मिलता है दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अशोक के 13वें शिलालेख में। 128 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों LM सिंघवी समिति कमेटी द्वारा दी गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है तो वो कौन सा है इसमें कथन? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए इसमें दोस्तों प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी बिल्कुल सही है। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा व राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 25 वर्ष है वो होनी चाहिए, तो ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए दोस्तों अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 वर्ष है वो की गई है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। 130 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है? बताइए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10वें मंडल में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 10वें मंडल में। 131 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिला उपभोक्ता मंच है? कुल कितने जिला उपभोक्ता मंच है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 38। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 38। 132 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है? बताइए, एग्रो फूड पार्क है तो ये दोस्तों श्री गंगानगर में है, रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रथम एग्रो फूड पार्क है वो कोटा में है, दूसरा बोरनाडा जोधपुर में है, तीसरा गंगानगर में है, चौथा अलवर में है और पांचवा है वो झालावाड़ में दोस्तों ये प्रस्तावित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 133 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 164 सदस्य हैं।
यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 164 सदस्य। 135 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो दोस्तों 15 महिला सदस्य थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15 महिला सदस्य थी। 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? बताइए कौन सी वितरण प्रणाली दोस्तों कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शांता कुमार समिति। शांता कुमार समिति, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यारडंग, यारडंग बनाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, हारमुज जल संधि स्थित है। हारमुज जल संधि स्थित है, तो ये जल संधि दोस्तों फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य ये हारमुज जल संधि है वो स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दीवान मनीराम दत्त। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त। 140 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 6 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है क्षेत्र पर्यटन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्र पर्यटन। 142 नंबर का प्रश्न है, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? तो दोस्तों वो है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न है, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है। नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, तो दोस्तों वो है पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है। सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है, तो ये प्रयोजन है ये दोस्तों व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान एवं शिक्षा की व्यवस्था करना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। तो मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो वो है कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 146 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण आवश्यक है? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण आवश्यक है? तो कौन सा गुण आवश्यक है? तो दोस्तों वो है शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 147 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे को योजनानुसार करवाना व लेखा जोखा रखना उदाहरण है। कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे को योजनानुसार करवाना व लेखा जोखा रखना ये उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है किसका? तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष अनुभव विधि का दोस्तों ये उदाहरण है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं? मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ये नहीं मुद्रित नहीं, सामाजिक सामग्री के अंतर्गत आते हैं ये मेले तमाशे। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 149 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी परीक्षण की विश्वसनीयता
जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही दोस्तों अधिक होगी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र कहा जा सकता है, तो दोस्तों ये कहा जा सकता है वाचन लेखन उच्चारण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का। और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आध्यात्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।